कि मुंबई का जो हज हाउस बना है वो मरहूम मोहम्मद अमीन खंडवानी की बदौलत बना, और इस हज हाउस में हुकूमत हिंद का एक नया पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जी। इसमें पूरा पैसा मुसलमान गरीब हाजियों का है, इसलिए वो पूरा हक मुसलमानों का ही है। उसको देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए लंथरानी न्यूज़ लाइव। नाजरीन, लंथरानी न्यूज़ के प्रोग्राम बात से बात चले में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम। आइए आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला। आप सेंटर फॉर एड केयर एंड क्योर ऑफ कैंसर के चेयरमैन हैं, एक्स एमएलए रह चुके हैं और आपको हुकूमत महाराष्ट्र ने विधानसभा में अपने भाषण के लिए बेस्ट स्पीकर का खिताब भी दिया है। आप मज़ीद ये कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं आज के उस मसले पर जो आज के माहौल में नहायत ही गर्म है, यानी कि हज हाउस से तलबा का अखराज। मौजूदा सीईओ जनाब याकूब शिखा साहब ने 34 बच्चों को हज हाउस से, जो रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस यूपीएससी की चलती हैं, दूसरी जगह इंतजाम करने के लिए कहा है। हज हाउस में यूपीएससी क्लासेस गरीब मुस्लिम तलबा और होशियार मुस्लिम तलबा के लिए सन 2009 में शुरू हुई थी, जिसकी कैपेसिटी 50 की थी। बाद में ये कैपेसिटी 100 हुई और गुज़श्ता साल साबिक़ सीईओ डॉक्टर मकसूद खान साहब ने इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 200 कर दिया था। लेकिन अक्टूबर में नए सीईओ याकूब शिखा साहब जब आए तो उन्होंने इस कैपेसिटी को वापस 100 कर दिया। आज सवाल ये पैदा होता है कि हज हाउस जो मुसलमानों के पैसे से बना, हाजियों का पैसा बिल्डिंग की तामीर में खर्च हुआ और ये यूपीएससी कोचिंग क्लासेस भी उन्हीं पैसों से जारी थी। तो हम सोहेल सर से जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे जिनका जून में एग्ज़ाम भी होने वाला है, वो ऐसे वक्त में जबकि उनको तवज्जो की ज़रूरत है तालीम पर, वो परेशान हाल घूम रहे हैं। तो आप सोहेल सर क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मुझको ये बात अच्छी तरह से याद है कि जब मैं हज कमेटी का वाइस चेयरमैन था और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो दिल्ली में हमारी एक मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग के बाद जो उस वक्त हमारे चेयरमैन थे हज कमेटी के, उनका नाम था तनवीर अहमद जी। तो तनवीर अहमद साहब ने मुझसे कहा कि मैं वाजपेयी साहब से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो मुझको तो कुछ मतलब नामुमकिन सा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे तनवीर साहब के वाजपेयी साहब से, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि आन की आन में उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया। और आपको हैरत होगी, हालांकि पार्टी, कौम, जात, पात, ये अभी इसको इशू बनाया जा रहा है, लेकिन मैं जब वहाँ गया वाजपेयी साहब के प्राइम मिनिस्टर के बंगले पर, तो हमारा टाइम था सिर्फ 5 मिनट का, और
अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुझसे पर्सनल जी 35 मिनट बात की। और जब मैं बात करते करते खड़ा हुआ तो मुझको उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, बैठकर बात कीजिए। तो मुझको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है जो मेरे दिमाग में एकदम पेवस्त हो चुकी है। जी तो मैंने कहा कि सर मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता हूँ। तो मुझसे पूछा क्यों नहीं बैठ सकते हो? बोला सर उसकी 2 वजह। एक वजह यह है कि आप हमारे मुल्क के वजीर आज़म हो तो मुझ पर एहतराम लाजिम है, जी और दूसरी यह है वजह कि आप एक उस्ताद के बेटे हो, जी इसलिए भी एहतराम लाजिम है। तो तनवीर साहब ने वहाँ एक बात रखी। उन्होंने कहा कि सर हमको दिल्ली में हज हाउस बनाना है तो आप प्लॉट दीजिए। अब देखिए कि मुंबई का हज हाउस किस कदर फेमस था, किस कदर मशहूर था, किस कदर शोहरत पाया हुआ था कि उन्होंने फट से वजीर आज़म, जी हिंदुस्तान के वजीर आज़म पूछ रहे हैं कि मुंबई के हज हाउस का क्या होगा। तो मैंने भी मौका को गनीमत समझा। मैंने कहा सर गुस्ताखी माफ़, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ तफसील बयान करूं। बोले कहिए। तो मैंने कहा सर देखिए एक बात जहन में रख लीजिए कि मुंबई का जो हज हाउस बना है जी वो मरहूम मोहम्मद अमीन खंडवानी की बदौलत बना, और इस हज हाउस में हुकूमत हिंद का एक नया पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी इसमें पूरा पैसा मुसलमान गरीब हाजियों का है, इसलिए वो पूरा हक मुसलमानों का ही है उसके ऊपर। जी उसमें हुकूमत हिंद की न कोई ऑफिस खुल सकती है, न कोई उनका क्लेम, न उनका कोई दावा रह सकता है। जी तो उसके बाद जब मैंने फिर मैंने एक बात उनको ज़रूर कही उसमें कि सर मैं ये चाहता हूँ कि उस हज हाउस के कुछ फ्लोर्स जी मुसलमानों का सिर्फ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो ट्रेड कोर्सेज के जो सेंटर है वो साबुत सिद्दीक है। इसके अलावा और मुसलमानों के पास कोई अपना शॉर्ट टर्म कोर्सेज ट्रेड कोर्सेज का कोई सेंटर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कुछ फ्लोर पर यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेड कोर्सेज शुरू की जाए। और जो बिहार में जो एक लाइब्रेरी है, मैं फिलहाल उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की तरह के एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ कायम की जाए। जी और कुछ वो है फ्लोर्स वो मुसलमानों बच्चों को MPSC UPSC के कोर्सेज के लिए रखा जाए। जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जो मिनिस्टर है वो माइनॉरिटी अफेयर्स के, जी जो हुकूमत हिंद के मिनिस्टर हैं, BJP के मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अब मुख्तार अब्बास नकवी। जी उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वो दिलचस्पी ले रहे हैं इस मामले में। और अगर मकसूद साहब ने 100 से 200 किया है जी। कैपेसिटी, तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है। कई ऐसे गवर्नमेंट के जो डिसीजन हुए हैं जी। और उसमें बाद में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। जी तो मकसूद साहब की 100 की 200 करने की कैपेसिटी को क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या को उसको हुकूमत हिंद कबूल नहीं कर सकती है? जी तो मैं चाहूँगा कि ये बात यहाँ से हमारे जो अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं जी। हुकूमत हिंद के, वो इस बात की तवज्जो दें। और अगर उन बच्चों को ये कहकर कहा गया, निकाल दिया गया है कि भाई तुम्हारी हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है, जी तो हुकूमत उस कैपेसिटी को बढ़ाए और उन बच्चों को भी मौका दे कि भाई तुम वैसे तुम बोलते हो कि मुसलमान पढ़ता नहीं है, मुसलमान दिलचस्पी लेता नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब खानदान का मुसलमान MPSC और UPSC के लिए आगे बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ है कि मुसलमानों में एजुकेशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा हो रही है। और जब बेदारी पैदा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो लाल किले पे तकरीर दे करके पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे आगे बढ़े, तालीम के मामले में बड़े बड़े इम्तिहानात में हिस्सा लें। तो फिर यहाँ क्या तकलीफ है? तो मैं आज के इस मेरे लंतरानी के इस इंटरव्यू से
मैं चाहूँगा और वज़ीर आज़म हिंद से ये गुजारिश करूँगा कि भाई इसमें अगर कैपेसिटी कम हुई तो कैपेसिटी बढ़ाएं और उन बच्चों को इस कोर्स की तालीम से हासिल करने से महरूम न रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।